हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल है। उम्मीद है जबरदस्त पढ़ाई करी होगी तुम लोगों ने प्रोबेबिलिटी की। और सेकंड एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन कर लिए होंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के। अगर नहीं करे हैं तो 10 मिनट दे रहा हूं, फटाफट पे पहले कर लो, उसके बाद इस वीडियो पे आना, क्योंकि आज अपन पढ़ने वाले हैं बेस थ्योरम। बेस थ्योरम, बायस थ्योरम कई किताबों में अलग अलग गिवन है। देखो, बेस थ्योरम पढ़ने के लिए आप लोगों को दो फॉर्मूले बेसिक वाले याद करने पड़ेंगे और उनका आज अपन एक्सटेंशन वर्जन पढ़ेंगे, है ना। कई किताबें करती हैं, कई टीचर करते हैं, सबका अपना अपना तरीका होता है। मेरा तरीका बेस थ्योरम को पढ़ाने का थोड़ा अलग है। मेरी कोशिश ये रहेगी कि आपको एग्जैक्टली क्वेश्चन आ जाए। कई किताबें क्या करती है, इवेंट 1, इवेंट 2, इवेंट 3 और उस इवेंट के हिसाब से फॉर्मूला बताती है, फिर फॉर्मूले में रखने के लिए उस क्वेश्चन को फंसाते हैं। मेरा तरीका वो नहीं है। लास्ट टाइम पे मेरे को भी बेस थ्योरम में दिक्कत आई थी जब मैं पढ़ता था 12th क्लास में, क्योंकि मैंने भी वही किया कि फॉर्मूला पढ़ा, अब मैं क्वेश्चन को फॉर्मूले में लगा रहा हूं, तो वो बन नहीं पाए। कुछ क्वेश्चन बन गए, कुछ नहीं बन पाया लास्ट मोमेंट में। अच्छी बात ये रही कि मेरे को वो क्वेश्चन आया जो मैंने करके गया था, तो मेरा तो काम खैर चल गया, जैसे तैसे मैं तो हो गया पास। अब मैंने जब आगे पढ़ा अपने कॉलेज टाइम में, तब फिर मैंने नए तरीके से थोड़ा बेस थ्योरम को समझा और पढ़ा, और फिर मैं अब आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ, ठीक है। तो बेस थ्योरम के लिए अपन को दो बेसिक फॉर्मूले करने पड़ेंगे, एक कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का और एक बेसिक प्रोबेबिलिटी का। इन दोनों फॉर्मूले का यूज करके मैं आपको बेस थ्योरम के क्वेश्चन करवाऊंगा सीधा, और वहीं से इसका फॉर्मूला ड्राइव करवाने आऊंगा। तो आइए, वेलकम है आपका सीएमए कैरियर मेकर एकेडमी में, और मैं हूं शुभित पांडे, और आज अपन पढ़ रहे हैं प्रोबेबिलिटी का लेक्चर नंबर 4, और जिसमें अपन पढ़ेंगे बायस थ्योरम। आइए, देखिए, इस क्वेश्चन को एक मिनट के लिए भूल जाइए, मैं आपको जरा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के ऊपर लेकर चलता हूं। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में आपको क्या पढ़ाया गया था कि किसी भी चीज की प्रोबेबिलिटी मतलब उसकी फेवरेबल कंडीशन, ठीक है ना, फेवरेबल कंडीशन अपॉन टोटल कंडीशन, याद है। ठीक है, यहां पे ऊपर क्या आता था, जितनी कंडीशन फेवरेबल है मतलब जो हो रहा है वो, और नीचे टोटल कितनी प्रोबेबिलिटी, कितने इवेंट हो सकते हैं, टोटल कितने अकरेंस हैं। फेवरेबल कंडीशन बोल सकते हैं, अकरेंस बोल सकते हैं, मेरे पहले वाले वीडियो में देख लेना, बेसिक प्रोबेबिलिटी पढ़ाया है। अच्छा, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। ये काय की प्रोबेबिलिटी है, पी ए बाई बी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में अपन ये बोलते हैं कि अगर ये बी इवेंट हो चुका है, बी इवेंट हो चुका है, यानी कि गिवन दैट, तो इसके इस बी इवेंट के होने के बाद इस ए इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी बताओ। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए व्हेन इवेंट बी इज ऑलरेडी डन। बी इवेंट अगर हो गया है तो ए इवेंट की प्रोबेबिलिटी बताओ। इसका फॉर्मूला ये था, समझ में आया। मैंने आपको शुरुआती दिनों में बताया था कि इसका एक और तरीका होता है पी ए इंटरसेक्शन बी निकालने का, तो वो इसका और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करके आता है। इसका अगर इसके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो पी बी डॉट पी ए बाई बी, है ना। तो आज अपन कुल मिला के इन्हीं फॉर्मूले का यूज करेंगे, बट थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। कॉम्प्लेक्स इसलिए हो जाएगा क्योंकि बेस थ्योरम में मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स जब आ जाते हैं, मल्टीपल चीजें अगर एक साथ होती हैं, तब बेस थ्योरम का यूज होता है, तो तब इनको थोड़ा सा अपन कॉम्प्लिकेटेड बना के चलेंगे। तो अपन ये देख लें कि ये बेसिकली इंटरसेक्शन होता है कॉमन चीज निकालने के लिए। ये ए इवेंट होने के प्रोबेबिलिटी बी इवेंट होने के बाद का फॉर्मूला ये होता है, और इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है, बात समझना क्लास मेरी। ये चीज को अपन ऐसे लिख सकते हैं। तो अगर मैं इसका एक फॉर्मूला नीचे लिखूं, इसका ही पी ए बाई बी इज इक्वल टू पी बी, पी ए बाई बी अपॉन ये वाला पी बी। पी बी अगर इससे मैच करें तो ये क्या है, टोटल प्रोबेबिलिटी। तो इसके नीचे मैं लिख सकता हूं टोटल प्रोबेबिलिटी। तो ये एक फॉर्मूला बना। ये मैंने आपको इनिशियल आइडिया दे रहा हूं, कोई फॉर्मूला नहीं है बेस थ्योरम का, ये इनिशियल आइडिया है। यहीं से क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, इस चीज को याद रखें, ठीक है। ऊपर क्या लिखा हुआ है और नीचे क्या लिखा हुआ है, इसको दिमाग में सेट कर लें, अपनी कॉपी में कहीं पे साइड में लिख लें इन तीनों चारों चीजों को। और अब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं बेस थ्योरम, बट विद द हेल्प ऑफ सम क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन क्या है क्लास, देखो 4 क्वेश्चन करवाऊंगा आज के लेक्चर में, और फिर अगले लेक्चर में अगर आप इस बेस थ्योरम को इस तरीके से समझ गए और आपके क्वेश्चन बन गए, तो इसी मेथड का यूज करेंगे अपन। और अगर नहीं बनते हैं इससे क्वेश्चन, तो मैं आपको दूसरा मेथड बताऊंगा। प्लीज लेट मी नो। देखते हैं आज क्या कहानी। हाँ, बैग 1 कंटेन 3 रेड एंड 4 ब्लैक बॉल्स। 3 लाल और 4 काली बॉल हैं बैग 1 में। वाई अनदर बैग 2 कंटेन 5 रेड एंड 6 ब्लैक बॉल्स। दूसरे बैग 2 में 5 रेड और 6 ब्लैक बॉल्स हैं।
वन बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द बैग, किसी भी बैग में से आंख बंद करके मैंने एक बॉल निकाली, इट इज फाउंड टू बी रेड। अब देखो ये इवेंट हो गया कि ये रेड है, इट इज फाउंड टू बी रेड, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज ड्रॉन फ्रॉम बैग 2। दो बैग हैं, समझते हैं पहले क्वेश्चन को। ये बैग 1 है, इसमें रेड कितनी है 3 है और ब्लैक कितनी है 4 है, और ये दूसरा बैग है अपने पास, थोड़ा सा एक सेकंड इधर बनाते हैं, तो जगह कम पड़ जाएगी। हाँ। ये पहला थैला है अपना, बैग 1, रेड है 3 और ब्लैक है 4, और ये दूसरा बैग है अपना, इसमें रेड कितनी है 5 और ब्लैक कितनी है 6। ठीक है, ये बैग 1 और ये बैग 2। अब आंख बंद करके मैंने इन दोनों बैगों में से कोई एक एक बॉल निकाली, है ना, आंख बंद कर ली मैंने, और दो बैग है मेरे पास, आंख बंद करी और किसी भी बैग में से, मुझको नहीं पता, मैंने एक बॉल निकाली, देखा अरे वाह ये तो रेड है, ड्रॉन फ्रॉम वन ऑफ द बैग एंड इट इज फाउंड टू बी रेड। क्या देखा मेरे को कि बॉल कैसी है, रेड है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज ड्रॉन फ्रॉम बैग 2। तो इस चीज की प्रोबेबिलिटी बताओ कि वो बैग 2 में से निकली है। तो क्लास आपको कहीं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दिख रही है क्या? हाँ, क्या कंडीशन है, क्या हो चुका है कि वो बॉल रेड है, ये आ चुका है, मगर ये बताना है कि अगर वो रेड आई है तो वो सेकंड वाली में से आई होगी, सेकंड बैग में से। क्या कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है? यस सर, कंडीशन क्या गिवन है कि रेड है। अब रेड हो चुका है, इट इज गिवन टू बी दैट इट इज रेड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ड्रॉन फ्रॉम बैग 2। तो रेड आ चुका है, ये पता है, और वो सेकंड में से आया है, ये निकालना। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दिख रही है, मगर इस सवाल को करेंगे कैसे? देखो, सबसे पहले तो यहाँ दो इवेंट हैं, बड़े इवेंट हैं। एक है बैग 1 का होना, इवेंट E1, ये इवेंट E1 है, ठीक है। E1 क्या है? रेड, या रेड बॉल छोड़ो, बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम बैग 1, और ये है E2 इवेंट। E2 इवेंट क्या है? बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम बैग 2, ठीक है। अच्छा, दो बैग में से किसी भी बैग में से निकल सकती है, तो पहले तो इसी की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे कि बैग 1 में से सामान निकला है। कोई सी भी बॉल निकाली, आंख बंद करके दो बैग में से एक निकाला, तो एक में से निकली होगी। अगर मैंने एक बॉल निकाली तो एट अ टाइम किसी एक में से निकली होगी, तो एक बॉल निकली है टोटल दो बैग में से। याद है बेसिक प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला? अगर मैंने आंख बंद करके किसी एक बैग में से बॉल निकाली है तो किसी एक में से निकली होगी। हाँ, फेवरेबल कंडीशन क्या है? टोटल। और टोटल कंडीशन क्या है कि टोटल बैग कितने हैं? 2। तो इसकी प्रोबेबिलिटी है अपन की 1/2। अच्छा, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी कि बैग 2 में से निकली है? तो बैग 2 में से निकली है तो वो भी एक कंडीशन हुई, और टोटल कंडीशन कितनी हो गई? 2। समझ में आ रहा है भाई? दो बैग में से सामान किसी एक बैग में से निकला है, इसकी प्रोबेबिलिटी 50-50 तो होती है। दो बैग है, आंख बंद करके किसी एक में से बॉल निकाली, क्या प्रोबेबिलिटी है? 50% की ए में से निकली होगी, 50% की सेकंड में से निकली होगी। तो व्हाट डज मीन बाय 50%? 50% का मतलब है हाफ प्रोबेबिलिटी। तो बात समझ में आई कि बॉल जो निकली है बैग 1 में से निकली है तो वो प्रोबेबिलिटी ये है, और बैग 2 में से निकली है प्रोबेबिलिटी ये है। अब आओ क्वेश्चन पे। अब मैं लिखता हूं, देखो मेरे को एक इवेंट लेना पड़ता है हमेशा। इस क्वेश्चन को बेस थ्योरम के क्वेश्चन को, यानी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन को करने के लिए अपन को एक इवेंट लेना पड़ेगा। इवेंट जो हो रहा है, समझ लो, एक इवेंट तो आपको लेना पड़ेगा। वो इवेंट का नाम आप सिंबॉलिकली कुछ भी दे दो, A, R, B, X, Y, कुछ भी, और वो इवेंट हो चुका वाला इवेंट होगा। हमेशा याद रखो, आगे के 3 क्वेश्चनों के लिए भी, इस क्वेश्चन के लिए भी, जो इवेंट अपन मानेंगे अब से क्वेश्चन में, बेस थ्योरम में, वो इवेंट वो होगा जो हो चुका है, जो क्वेश्चन कह रहा है कि ये हो गया है ना। तो यहां पे इट इज फाउंड टू बी क्या है? रेड। तो मैं एक इवेंट लेता हूं R। इवेंट R का मतलब बॉल इज फाउंड टू बी रेड। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल फ्रॉम बैग 1। समझ में आया मैंने क्या लिखा हुआ है? इसका मतलब क्या है कि रेड बॉल आए किस में से? बैग 1 में से। बैग 1 में से रेड बॉल का आना। अब बताओ, बैग 1 ये रहा, इसमें चलते हैं। ये क्या है? 3 रेड बॉल है, टोटल बॉल कितनी है? 7। टोटल बॉल कितनी है इसमें? 7। तो
इसमें इस फॉर्मूले को अगर अपन देखें तो रेड बॉल का आना E1 में से, तो रेड बॉल है कितनी, 3, टोटल कितनी बॉल होंगी, 7। तो रेड बॉल निकले पहले बैग में से, इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ, 3/7। रेड बॉल निकले पहले बैग में से, तो रेड बॉल है कितनी क्लास, तो रेड बॉल है सर 3, और टोटल बॉल कितनी है 7, तो 7 में से 3 निकल सकती है। अच्छा, रेड बॉल निकले सेकंड बैग में से, E2 क्या है, E2 क्या है, बॉल इज रन फ्रॉम 2, तो ये क्या हो जाएगा अपन के, इसमें रेड कितनी है 5, और टोटल बॉल कितनी है इसमें 11, तो इसमें से रेड बॉल निकले, इसकी प्रोबेबिलिटी है 5/11, रेड कितनी है 5 और 1 11। अब आ जाओ आप बेस थ्योरम के फॉर्मूले। क्वेश्चन क्या कह रहा था कि रेड बॉल निकल रही है, तो ये तो हो गई अपन की फेवरेबल कंडीशन के साथ रेड बॉल निकले, और क्वेश्चन के हिसाब से अगर टोटल कंडीशन देखें तो रेड बॉल फर्स्ट बैग में से भी निकल सकती है, रेड बॉल सेकंड बैग में से भी निकल सकती है। तो मैं यहां आपको एक अपने को समझने के लिए ट्रिक बता रहा हूं, ट्रिक ये है, लिखना नहीं इसको एग्जाम में, कॉपी में शुरुआत में लिख सकते हो, फेवरेबल कंडीशन अपॉन टोटल कंडीशन, है ना। इस कंडीशन में फेवरेबल क्या है, ये सब रेड बॉल निकले, रेड बॉल ड्रॉन फ्रॉम बैक टू, क्या ये फेवरेबल, इट इज फाउंड टू बी रेड, रेड बॉल आ चुकी है, बताना ये था कि वो सेकंड बैग में से निकली होगी। तो फेवरेबल क्या है, चाहते क्या है कि लाल बॉल निकले पर सेकंड वाले बैग में से निकले, ठीक है, अपॉन टोटल प्रोबेबिलिटी, टोटल कंडीशन। अब इसको सजाते कैसे हैं, तो नीचे मैं लिख रहा हूं टोटल कंडीशन, है ना। अब टोटल कंडीशन कैसे लिखते हो, इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका मल्टीप्लाई इससे, P E1 डॉट P R अपॉन E1 प्लस इसका मल्टीप्लाई, रुक जाओ, कुछ डरने की जरूरत नहीं है, इसका मल्टीप्लाई इससे, P E2 P R अपॉन E2, टोटल प्रोबेबिलिटी। अब आप ये बताओ कि ये फॉर्मूला कहां से आया, जो मैंने दो फॉर्मूले लिखने के लिए आपसे कहे थे उनको जरा गौर करना, उन दोनों फॉर्मूले को जरा गौर करो, वो यही है क्या, A इंटरसेक्शन B वाला, यही तो होता है ना। तो ये टोटल प्रोबेबिलिटी हो गई कि दोनों इंटरसेक्शंस को जोड़िए, दोनों कॉमन चीज आ गई आपकी। ऊपर क्या आएगा, फेवरेबल। अब ये किसकी है, ये क्या है, ये कह रहा है कि साहब इवेंट ई में से हो और रेड बॉल निकले, यानी कि रेड बॉल निकले मगर पहले बैग में से निकले, ये क्या कह रहा है, रेड बॉल निकले मगर सेकंड बैग में से निकले। तो अपनी फेवरेबल कंडीशन क्या है कि साहब रेड बॉल निकले सेकंड बैग में से, तो अपन ये वाला लिखेंगे कि ये वाला लिखेंगे ऊपर, ये वाला P E2 डॉट P R अपॉन E2। अब इसको आपकी किताबों में शुरुआती एग्जांपल में इतना गंदा दे रखा है कि वो समझना समझाना महाभारत है, इसलिए मैं सीधे क्वेश्चन के हिसाब से उसको कर रहा हूं। तो आपन ने समझा क्या हुआ, आपन ने दो बैग्स लिए, बैग 1 बैग 2, बैग 1 में 3 रेड हैं 4 ब्लैक हैं, बैग 2 में 5 रेड हैं 6 ब्लैक हैं। पहला इवेंट आंख बंद करके बॉल निकाली, को बॉल देखा तो रेड निकली, अब इस चीज की प्रोबेबिलिटी पता करनी थी कि वो बैग सेकंड में से निकली होगी। तो सबसे पहले अपन ने ये देखा कि बैग 1 में से बॉल निकल रही है, इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ, तो दो बैग में से किसी एक बैग में से बॉल निकल रही है, इसकी प्रोबेबिलिटी 50-50 होगी, तो 1/2 अब जो इवेंट हो गया है उसको अपन एक इवेंट मान रहे हैं, बॉल द फाउंड टू बी रेड। अब आर का होना ई में से, तो बताओ आर यानी कि रेड बॉल का निकलना पहले बैग में से, उसी की प्रोबेबिलिटी, दूसरा बैग इंक्लूड कर ही नहीं रहे, पहले बैग में से रेड बॉल निकल जाए, तो पी आर अपॉन ई का मतलब E1, ये वाला। तो 3 रेड बॉल हैं 7 में से, और ये काम रेड बॉल का निकलना सेकंड बैग में से हो 5/11। अब बेसिक प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, फेवरेबल कंडीशन अपॉन टोटल कंडीशन, वही लिखा अपन ने, फेवरेबल कंडीशन अपॉन टोटल कंडीशन। फेवरेबल कंडीशन यहाँ पे क्या है कि रेड बॉल निकले बट सेकंड बैग में से निकले, वो ये रहा, ठीक है। टोटल कंडीशन तो ऐसे देखेंगे, टोटल कंडीशन कैसे निकालते हैं उसका ट्रिक ये है कि इसका मल्टीप्लाई इससे कर दिया जाए प्लस इसका मल्टीप्लाई इससे कर दिया जाए। अगर यहाँ 3 बैग होते तो 1/3 आता सबके लिए, ठीक है, और यहां पर उस तीसरे इवेंट को भी ऐड कर दिया जाता। ये इवेंट है रेड बॉल का निकलना पहले बैग में से, ये इवेंट है रेड बॉल का निकलना दूसरे बैग में से। समझो सिर्फ ये क्यों नहीं लिखा कि भैया पहले तो इस चीज की प्रोबेबिलिटी निकलेगी, सुन लो ध्यान से, पहले तो इस चीज की प्रोबेबिलिटी निकलेगी कि 2 में से मैंने पहला वाला बैग चूज किया, अब वो तो ये हो गया, अब पहले वाले बैग चूज करने के बाद उसमें से रेड बॉल निकली, वो ये हो गई, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेगी कि नहीं, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम।
आंख बंद करके एक बैग में से बॉल निकाला, तो वो बैग पहला बैग होगा, वो तो ये बता रहा है। और उस बैग में से रेड बॉल निकलेगी, वो ये बता रहा है। तो टोटल प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई हुई। दूसरी चीज क्या हो सकती है कि सर आंख बंद किया और दूसरा बैग में हाथ गया, तो दूसरे बैग में आने की प्रोबेबिलिटी Pe2, और दूसरे बैग में से भी रेड निकली, उसकी प्रोबेबिलिटी है, तो दूसरे बैग से रेड निकली, उसकी प्रोबेबिलिटी ये हुई। क्लियर? टोटल प्रोबेबिलिटी ये और फेवरेबल कंडीशन ये होगी। अब आओ इसको सॉल्व कर लें। Pe2 कितना है 1/2, R/E2 कितना है 5/11, ये 1/2 इंटू 3/7 प्लस 1/2 इंटू 5/11। सही है क्लास? पूरा करूं क्या? 5/22 3/14 प्लस 5/22। एलसीएम ले लेना, काट पीट कर लेना। आपके किताब का एग्जाम्पल है, इसका एग्जाम्पल कुछ 35/88 के आसपास आंसर आता है इसका, क्योंकि ये सब 35/88 के आसपास। कंफर्म नहीं हो, चेक करना, मैंने तो मेथड बताया आपको, एग्जाम्पल है किताब का। तो समझ में आया आपको क्या हुआ इस क्वेश्चन में? ये बेसिक चीज समझने की जरूरत है। सर ये मल्टीप्लाई क्यों किया है, समझ में आया आपको? मल्टीप्लाई करके ऐड किया है, उम्मीद है समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन को हटाते हैं अपन, उतारिए आप लोग दूसरा क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन पे आ गए। सेकंड क्वेश्चन करते हैं। इन अ फैक्ट्री विच मैन्युफैक्चर्स बोल्ट्स, एक फैक्ट्री है जो बोल्ट बनाती है, नट बोल्ट होते हैं ना, उसमें से बोल्ट बनाती है। मशीन A, B and C manufactures respectively 25, 35 and 40% of bolts। तीन मशीन लगी हुई हैं, A, B और C। A मशीन 25%, B मशीन 35% और C मशीन 40% का प्रोडक्शन कर रही है, ठीक है ना। फ्रॉम देयर आउटपुट्स, अब जैसे मशीन A ने जो आउटपुट दिया उसमें से 5%, मशीन B ने जो आउटपुट दिया उसमें से 4% और मशीन C ने जो आउटपुट दिया उसमें से 2% रेस्पेक्टिवली डिफेक्टिव है। मतलब मशीन ए है, बी है, सी है। ए ने जो भी बनाया उसमें से 5% डिफेक्टिव गया, मतलब कुछ खराब निकला। बी में से 4% खराब गया और सी में से 2% खराब गया। ये कहानी, ठीक है। अब बोल्ट कोई कंपनी का वो आया होगा मालिक, उसने कहा लाओ दिखाओ कहां है, क्या है, कैसे। तो जैसे ही उसने आंख बंद करके, उसको नहीं पता था कि ये किस किस मशीन के, मान के चलो मिला के रख दिए हैं, तो उसने कोई सा भी एक रैंडम करके बोल्ट निकाला, ठीक है ना। अब बोल्ट इज ड्रॉन एट रैंडम, ठीक है, कोई सा भी निकाला। ये मान लो कि 3 बैग रखे हुए थे, मशीन ए का, बी का, सी का, उसने आंख बंद कर ली, उसने तो ऐसे एक बोल्ट उठा लिया और बदकिस्मती से इट इज फाउंड टू बी डिफेक्टिव, वो आ गया आपका डिफेक्टिव। तो ये हो गया, दिस इवेंट इज अकर्ड। क्या हो गया है कि वो बोल्ट कैसा आ गया आपका, डिफेक्टिव आ गया। नाउ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज मैन्युफैक्चर्ड बाय मशीन बी। तो इस चीज की क्या संभावनाएं हैं कि वो जो डिफेक्टिव है वो बी में से निकला होगा, है ना। मल्टीपल चीजें आ गई, मगर बहुत बेसिक तरीके से बताऊंगा, यकीन मानो आपको जिंदगी में दिक्कत नहीं आएगी ऐसे क्वेश्चन में। सबसे पहले तो देखो कि मशीन ए है, ए मशीन है, ये बी मशीन है और एक मशीन है सी। ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, आपको कुछ नहीं बनाना एग्जाम में ऐसा, ठीक है। ये बन रही है 25% प्रोडक्शन दे रही है, ये 35% प्रोडक्शन दे रही है और ये 40% प्रोडक्शन दे रही है। टोटल मिलाकर ये 100% का प्रोडक्शन दे रही है। इसमें से डिफेक्टिव जो निकल रहे हैं वो 5% है, इसमें से डिफेक्टिव निकल रहे हैं 4% है और इसमें से 2% का डिफेक्टिव माल निकल रहा है। सबसे पहले इसको इवेंट E1 माना। तो E1 इवेंट क्या हो गया कि द बोल्ट इज चूजन फ्रॉम मशीन ए। अब बताओ क्या प्रोबेबिलिटी हो गई। सबसे पहले तो अपन ये डिसाइड कर लेंगे मशीन ए ने वो प्रोडक्ट बनाया है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन में कितना दे रखा है 25%, मतलब 25/100 परसेंट पे दे रखा है, या आप परसेंट हटा दो तो वैसे भी डिवाइडेड बाई 100 करना पड़ेगा क्योंकि तीनों को मिला के सम 100 ही आ रहा है। इसने वो बनाया होगा, E2 का मतलब E2 का मतलब बोल्ट इज चूजन फ्रॉम बी। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी दे रखी है क्वेश्चन में 35%। मशीन बी ने वो बनाया होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी 35% है, तो 35/100 हो गई। और तीसरी चीज दे रखी है अपन को E3, मतलब बोल्ट इज चूजन फ्रॉम सी, यानी कि E3 की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई अपन की 40/100।
अभी ये नहीं देखा है कि वो डिफेक्टिव है कि नहीं है, अब देख रहे हैं कि वो डिफेक्टिव की कंडीशन क्या है। आप हम इवेंट लेते हैं ए का मतलब चूजन। मैंने कहा था ना आपको कोई इवेंट लेना पड़ता है, जो इवेंट क्वेश्चन कह रहा है कि हो गया है, क्या हो गया है कि वो डिफेक्टिव निकल गया है, और वो डिफेक्टिव निकल गया है। फेवरेबल कंडीशन ये है कि वो डिफेक्टिव निकलने के बाद बी में से वो बना, मतलब बी का बनाया एक बोल्ट डिफेक्टिव निकला, वही उस मैनेजर के हाथ में है, ये फेवरेबल है। तो सबसे पहले तो इवेंट चूज करें, तो एक इवेंट मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था वो होता है जो हो गया है, तो इट इज फाउंड टू बी डिफेक्टिव, मतलब वो डिफेक्टिव निकल गया है। चूज बोल्ट इज डिफेक्टिव, ठीक है भैया। तो अब देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव फ्रॉम मशीन ए, इवन क्या है, इवन है कि बोल्ट इज चूजन फ्रॉम ए। अब जो बोल्ट चूज किया है वो कैसा निकले, डिफेक्टिव निकले। तो क्वेश्चन में डायरेक्टली दे रखा है 5%, मतलब 5/100, भाई परसेंट को हटाओ, टोटल कितना 100। देखो ना रेस्पेक्टिवली डिफेक्टिव, तो ए कितने का है, ए में कितने डिफेक्टिव है 5%। तो इसको अपन पढ़ेंगे कैसे इस चीज को क्लास, कि ए में से निकाला गया बोल्ट डिफेक्टिव हो गया। ए पहले किसको चूज करोगे आप, बैक उसको मशीन को, तो मशीन कौन सी चूज करी, इवन इवेंट, इवेंट इवेंट मतलब बोल्ट चूजन फ्रॉम ए। ए में से हमने एक बोल्ट निकाला और देखा तो वो कैसा निकला, डिफेक्टिव। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 5। क्वेश्चन में ये तो दे रखा है, क्वेश्चन में साफ बोला है कि ए ने डिफेक्टिव बनाया 5%। इसको अपन कैसे पढ़ रहे हैं कि बोल्ट निकाला किस में से गया, इवन में से गया, और वो बोल्ट निकला कैसा, डिफेक्टिव निकला, मतलब ए मशीन ने डिफेक्टिव बनाया। इसकी प्रोबेबिलिटी 5%, यानी कि 5/100। मेरे ख्याल से समझा पा रहा हूं मैं। अब P B अपॉन E2, सॉरी A अपॉन E2, ये तो ए। अब मैंने आंख बंद करके मशीन, आंख बंद करके आंख खोल के गया मशीन E2 का मतलब मशीन B के पास, और मैंने मशीन B में से डिफेक्टिव निकाला। अब क्वेश्चन में ही बोला है कि बी मशीन जो है वो कितना परसेंट डिफेक्टिव निकाल रही है, 4। इसको कैसे पढ़ेंगे अपन कि E2 मशीन में से चूज किया गया बोल्ट डिफेक्टिव निकलेगा। E2 होने के बाद ए हो रहा है, ऐसे तो बता दो ना, ये हो चुका है, ये हो रहा है, ये हो चुका है, ये हो रहा है, तो E2 हो चुका है, मतलब बी में से अपन ने बोल्ट चूज किया, अब ए हो रहा है, यानी कि वो कैसा निकल रहा है, डिफेक्टिव। क्वेश्चन में कितना दे रखा है इसका, 4%, मतलब 4/100। फिर इसी प्रकार से A अपॉन E3, ये हमने तीसरी वाली मशीन के पास गए और देखा तो वो भी डिफेक्टिव था, वो है 2%, यानी कि 2/100। अब फेवरेबल कंडीशन अपॉन टोटल कंडीशन। अब फेवरेबल कंडीशन क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वो डिफेक्टिव निकला है, और व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज मैन्युफैक्चर्ड बाय मशीन बी। तो पहले तो नीचे टोटल कंडीशन लगा लें अपन, ठीक है, टोटल कंडीशन लगाते हैं अपन। टोटल कंडीशन कैसे लिखोगे आप, बंदा भाई, टोटल कंडीशन लिखेंगे P E1। पहले तो मशीन ए को चूज करें, और अब उस मशीन ए में से डिफेक्टिव माल निकलेगा उसकी ये, भाई पहले तो मशीन ए को ही चूज करना है, फिर उस ए में से वो डिफेक्टिव निकलेगा, तो ये डिफेक्टिव होने की कंडीशन और ये ए चूज होने की कंडीशन, प्लस मशीन E2 मतलब मशीन बी, और फिर बी में से डिफेक्टिव निकले, समझ पा रहे हो, फिर मशीन सी और उसमें से डिफेक्टिव निकले। अच्छा फेवरेबल क्या है, ये सब जो डिफेक्टिव निकले वो काय में से निकले, मशीन बी में से निकले, तो बी में से डिफेक्टिव निकलने की कंडीशन तो ये है, ये ए में से डिफेक्टिव है, ये बी में से डिफेक्टिव है, और ये सी में से डिफेक्टिव है। तो ये कितना हो गया अपन का P E2 P A अपॉन E2, समझ में आया। डिफेक्टिव बोल्ट इज फ्रॉम बी, तो यहां पर नीचे टोटल कंडीशन, ये तो फेवरेबल है, तो ये E2 यानी कि बी में से निकला है, और ए यानी कि चूजन बोल्ट इज डिफेक्टिव, तो ये फेवरेबल हुई, और ये क्या हुई अपन की टोटल। अच्छा इसको लिखेंगे कैसे, इसका मतलब होगा P E2 अपॉन ए। हाँ तो यहां पर जो लिखा है उसका उल्टा या लिखा है, कैसे पढ़ेंगे इसको। अब क्वेश्चन में क्या गिवन है, इट इज फाउंड टू बी डिफेक्टिव, मतलब ये हो चुका है,
और ये होने के बाद पता करना है कि वो इसमें से हुआ है, इसकी प्रोबेबिलिटी। मतलब जो हो चुका इवेंट है वो ए है, और अब ये इवेंट इसमें से हुआ है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी अपन ऐसे तो लिखते थे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, याद करो पिछला लेक्चर, P E2 बाई ए, मतलब डिफेक्टिव निकलना। ए का मतलब क्या है? डिफेक्टिव निकलना। किस में से? बी में से। तो ये हो चुका है कि वो डिफेक्टिव है, अब तो आपको ये बताना है कि वो बी में से निकला, तो उसकी ये प्रोबेबिलिटी हो। समझ में आया? बहुत सिंपल होता जा रहा है, कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है क्लास। P E2 बाई ए, ये भाई सब कितने हैं? ये है अपन का 35/100 मल्टीप्लाई बाई ये कितना है? ये है 4/100, है ना? तो सॉल्व बचा है करना बस। ये हो जाएगा 25/100 और ये हो जाएगा 5/100 प्लस 35/100 मल्टीप्लाई बाई 4/100 प्लस 40/100 2/100, है ना? अब ये 35/100 का मतलब 140 बाई 1 2 3 4 4 से शून्य 1 2 3 4। अच्छा 25 इंटू 5 125 बाई 1 2 3 4 प्लस 35 इंटू 4 140 बटा 1 2 3 4, 40 इंटू 2 80 बटा 1 2 3 4। इन सबका नीचे वाली पार्टी का एलसीएम ले लेंगे। इन सबका एलसीएम 1 2 3 4 125 प्लस 140 प्लस 80, ये और एक कट गए। समझ में आ रहा है? क्या बचा अपने पास? 140 अपन इस पूरे सामान को जोड़ो आप, 3 4 5, इसको काटा 28/69 आंसर। ठीक है, खैर मेरा उद्देश्य तो आपको यहां तक पहुंचाना था, बाकी तो कैलकुलेशन थी सवाल में। समझ में आया क्या करना पड़ता है आपको? आपको कुछ नहीं करना, क्वेश्चन जो गिवन है बस उसको लिखना है, और एक फॉर्मूला है बायस थ्योरम का। अब आप किताबों में देख सकते हो तो ऐसे ही फॉर्मूले गिवन होंगे आपको, पर ये फॉर्मूले कैसे बनाए जाते हैं मैंने आपको वो भी बता दिया है, तो उम्मीद है मैं कर पा रहा हूं। अब आप भी करो इनको मेरे साथ। अगला क्वेश्चन लेके आते हैं, इसको उतारो फटाफट, थर्ड क्वेश्चन करते हैं वहां पर। अभी क्लास फटाफट क्वेश्चन नंबर 3 पे। अब तक आप लोग समझ गए होंगे बेस थ्योरम कैसे निपटाना है। कुछ नहीं है, फेवरेबल कंडीशन का फॉर्मूला लगाना है और नीचे टोटल कंडीशन का फॉर्मूला लगाना है। बट फेवरेबल कंडीशन वाला फॉर्मूला कंबाइंड वाला है, मतलब E2 into A upon E2 करके ऐसे। और आपको कोई एक इवेंट बनाना होगा अपने हिसाब से, वो अपन देखेंगे कि वो होगा जो कि ऑलरेडी हो चुका है। तो आओ देखो क्वेश्चन नंबर 3 पर। एन इंश्योरेंस कंपनी इंश्योर्ड 2000 स्कूटर ड्राइवर्स, 4000 कार ड्राइवर्स एंड 6000 ट्रक ड्राइवर्स। एक इंश्योरेंस कंपनी है कोई सी भी मान लें, वो 2000 स्कूटर ड्राइवरों का इंश्योरेंस करती है, 4000 कार ड्राइवर्स का करती है, 6000 ट्रक ड्राइवर्स का करती है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर एक्सीडेंट्स आर, भाई कार वाले सॉरी स्कूटर वाले का एक्सीडेंट होगा उसकी प्रोबेबिलिटी 0.01, कार वाले का एक्सीडेंट होगा 0.03 और ट्रक वाले का होगा उसके एक्सीडेंट होने की संभावना 0.05 रेस्पेक्टिवली है। वो किस रूट पर चलते होंगे, कैसे चलते होंगे, उसके हिसाब से उनके एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन में दे रखी है। 3 प्रोबेबिलिटी दे रखी है, ये स्कूटर की है रेस्पेक्टिवली लिखा हुआ ना, ये कार की है और ये ट्रक की है। ऐसे सीक्वेंस में पहले स्कूटर वाला है, पहले स्कूटर वाले की, फिर कार वाला है तो कार वाले की, और ट्रक वाला है तो ट्रक वाले की। वन ऑफ द इंश्योर्ड पर्सन मीट एक्सीडेंट, इन इंश्योर्ड लोगों में से किसी एक बंदे का हो गया क्या एक्सीडेंट। ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही इज एन स्कूटर ड्राइवर, वो बेचारा स्कूटर ड्राइवर होगा, इस चीज की प्रोबेबिलिटी निकालो। तो बताओ कि इसमें क्या हो गया है। वन, यहां तक तो क्वेश्चन के बारे में डिटेल था, डाटा था यहां तक रेस्पेक्टिवली तक। उसके बाद क्या है? वन ऑफ द इंश्योर्ड पर्सन मीट एक्सीडेंट, एक का एक्सीडेंट हो गया, तो क्या काम हो चुका है क्लास? एक्सीडेंट हो चुका है। अब बताना क्या है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही इज एन स्कूटर ड्राइवर, की जिसका हुआ है वो क्या होगा? स्कूटर ड्राइवर होगा। तो ये हो गया है, ये निकालना है।
तो सबसे पहले तो अपन तीन चीजों में बांट लेते हैं इसको। सबसे पहले तो इवन इवेंट। अब इवेंट कौन सा है? स्कूटर वाला है। तो स्कूटर वाला का इंश्योरेंस हुआ है, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? अच्छा, ये 2000 प्लस 4000, 2000 प्लस 4000 प्लस 6000, ये कितना हो गया? 12000। तो 12000 में से स्कूटर ड्राइवर कितने हैं क्लास? 2000। तो स्कूटर ड्राइवर होने की टोटल प्रोबेबिलिटी बताओ। तो स्कूटर ड्राइवर कितने हैं? ये टोटल ड्राइवर कितने हैं? इतने। तो 1/6 आ गया, ये स्कूटर का हो गया। इसी प्रकार से कार के लिए होगा। तो कार के ड्राइवर कितने हैं? 4000। टोटल कितने हैं? 12000, 1/3 हो गया। और PE3 ये हो गया अपन का ट्रक। तो ट्रक ड्राइवर का इंश्योरेंस हुआ है, इसकी प्रोबेबिलिटी है 6000 अपॉन 12000, बोले तो 1/2। तो ये तो इंश्योरेंस की कहानी है कि साहब ये एक्सीडेंट की कहानी नहीं है, इंश्योरेंस हुआ है। इंश्योरेंस कंपनी है इंश्योर, इसका इंश्योरेंस टोटल इंश्योरेंस अगर 12000 हुए हैं तो स्कूटर वालों का कितना हुआ है वो गिवन है, कार वाले कितना है वो गिवन है, ट्रक का कितना हुआ है वो गिवन है, वो आपने लिख लिया। ठीक है सर? हाँ सर, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, मजा आया। अब सुनो आगे की स्टोरी। द प्रोबेबिलिटी दैट द एक्सीडेंट्स आर। अब मैं यहां पर एक इवेंट मानता हूं, EVENT, इवेंट ए। उसका मतलब है मीट एंड एक्सीडेंट। कि भैया एक्सीडेंट होने, भाई हो सकता है एक्सीडेंट ना हो सकता है एक्सीडेंट हो जाए। तो एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटीज गिवन है। तो मेरे पास दो इवेंट होते हैं भाई। अगर मेरी एक कंपनी है इंश्योरेंस कंपनी, मैंने किसी का इंश्योरेंस किया, दो ही चीज होगी, या तो उसका एक्सीडेंट होगा या उसका एक्सीडेंट नहीं होगा। क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटीज है और एक्सीडेंट हुआ भी है। तो मेरे लिए एक इवेंट क्या हो गया? एक्सीडेंट होना, वो मेरे लिए इवेंट हो गया। देखो एक्सीडेंट हुआ है तो एक्सीडेंट होना एक मेरे लिए इवेंट है। ठीक है? अब एक्सीडेंट हुआ है यानी कि ए, और वो स्कूटर वाले का हुआ है इवन ए, मतलब मैंने चूज किया स्कूटर और उसका एक्सीडेंट हो गया। क्वेश्चन में उसकी प्रोबेबिलिटी दे रखी है 0.01, परसेंट नहीं है, नंबर है। तो मैं नंबर ही रहने दूंगा इसको ऐसा। अब क्वेश्चन, अच्छा सर इसके डिवाइड में कुछ आएगा क्या? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी यही बोला है कि स्कूटर वाले का एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी 0.01 है, कार वाले का एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी 0.03 है, और ट्रक वाले के होने की 0.05 है। तो मैं डिवाइड क्यों दूं? सर पहले क्वेश्चन में तो दिया था, तो पहले क्वेश्चन में ये नहीं दिया था कि वो बैग में से, किस बैग में से वो बॉल निकल रही है। आप पहले वाले क्वेश्चन में देखोगे, इसमें देखोगे, इसमें डिवाइड नहीं। क्यों नहीं? उसमें डिवाइड था। उसमें क्यों था? क्योंकि उसमें क्वेश्चन में ये गिवन नहीं था कि जो मैंने रेड बॉल निकाली वो किस बैग में से निकाली है। यहां तो बोल रहा है कि स्कूटर वाले के एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी 0.01 है, कार वाले के एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी इतनी है, ट्रक वाले होने की प्रोबेबिलिटी इतनी है। तो वो चीज डिवाइड करके, ऑलरेडी डिवाइड करके गिवन है आपको। वहां पे अपन ने खुद निकाला था कि रेड बॉल निकलेगी, वो 3 है और टोटल 7 बॉल में से। याद आ रहा है? तो ये इवेंट हो गया। इसको अपन पढ़ेंगे कैसे कि स्कूटर वाले का एक्सीडेंट हो गया। इवन क्या है? स्कूटर वाला, वो हमने देखा तो उसका ए, यानी कि ए बोले तो क्या? एक्सीडेंट। अब इसी तरीके से मैं निकालूंगा एक्सीडेंट हुआ पर कार वाले का हुआ, इसकी प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन में गिवन है 0.03, और एक्सीडेंट हुआ पर ट्रक वाले का हुआ 0.05। ये सब गिवन है। अब आओ क्वेश्चन। सब क्वेश्चन क्या चाहता है? क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक्सीडेंट हुआ है बट स्कूटर ड्राइवर का हुआ है, तो फेवरेबल कंडीशन अपॉन टोटल कंडीशन, है ना? तो फेवरेबल कंडीशन क्या है? स्कूटर ड्राइवर मीट एंड एक्सीडेंट, और नीचे क्या है? स्कूटर वाला एक्सीडेंट से मिला होगा, प्लस कार वाला मिला होगा, प्लस ट्रक वाला मिला होगा, टोटल एक्सीडेंटल कंडीशन। ठीक है क्लास? अच्छा, इसको लिखें कैसे? प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 अपॉन ए क्या है? ए क्या है? मीट एन एक्सीडेंट। क्वेश्चन बोल रहा है कि क्या हो चुका है? वन ऑफ द इंश्योर्ड पर्सन मीट एक्सीडेंट। तो क्वेश्चन कह रहा है कि एक्सीडेंट तो हो गया है,
अब हमको ये बताइए कि वो स्कूटर वाले का हुआ है, तो एक्सीडेंट हो चुका है, यानी कि ये इवेंट हो चुका है, हमको ये बताना है कि वो इवन रहा होगा, इवन यानी कि वो स्कूटर वाले का एक्सीडेंट रहा होगा। समझ में आया क्लास? तो बहुत सिंपल से पहले नीचे वाली लाइन खींच लेते हैं, टोटल प्रोबेबिलिटी वाली, इसका मल्टीप्लाई इससे, है ना, P E1 डॉट P A बाई E1 प्लस इसका मल्टीप्लाई इससे P E2 P A अपॉन E2 प्लस इसका मल्टीप्लाई इससे P E3 डॉट P A अपॉन E3। समझ में आया? अच्छा, ऊपर फेवरेबल, तो फेवरेबल में अपन क्या लिखते हैं, ये क्या है कि साहब हमने स्कूटर देखा और उसका एक्सीडेंट हो गया, ये क्या है कि हमने कार देखी और उसका एक्सीडेंट हो गया, ये क्या है हमने ट्रक देखा और उसका एक्सीडेंट हो गया। क्वेश्चन में किसके लिए पूछ रहा है, स्कूटर, स्कूटर बोले तो पहला वाला, यस सर, E1 डॉट P A बाई, तो ये फेवरेबल कंडीशन हो गई। इसको लिखेंगे कैसे, रटने के हिसाब से देखो तो इसका उल्टा करना है तुमको, और समझने के हिसाब से देखो तो ये इवेंट हो चुका है, और इस इवेंट के होने के बाद वो इस इवेंट में से हुआ है, मतलब एक्सीडेंट हुआ है और वो स्कूटर से हुआ है, इसका प्रोबेबिलिटी निकाल ली थी। E1 अंकल कितने हैं, 1/6, और ये E1 0.01, ये नीचे ऐसे डाल जाएगा 0.01 प्लस E2 1/3 0.03 प्लस 1/2 इंटू 0.05। इसको सॉल्व कर सकते हैं आप, बहुत आसान है। ये हो जाएगा 0.1 अपॉन 6, 0.01 अपॉन 6 प्लस 0.03 अपॉन 3 प्लस 0.05 अपॉन 2, नीचे वाले सबका एलसीएम लोगे कितना आ जाएगा 6, 0.01 अपॉन 6, ये हो जाएगा 0.01 प्लस 0.03 0.04, 0.09 अपॉन 6, 0.01 अपॉन 0.09, आंसर आपका 1/9 आंसर है। किस चीज को ऐसे लिखेंगे अपन, P E1 बाई। अब बताओ बायस थ्योरम कैसी है, इजी है टफ है, इजी है, बस क्वेश्चन समझ रहे हैं, जो दिया है उसको लिखना है, एक इवेंट जो हो चुका है उसको इवेंट मानना है। अच्छा, अगर इसी क्वेश्चन में ये आपसे पूछता, इसको उतारने पहले तो ये क्वेश्चन हो गया, इसी में एक वैरायटी बता, अगर वो कहता है कि ये कार वाले का हुआ है, कार ड्राइवर का एक्सीडेंट हुआ है, तो बताओ क्या चेंज होता, यहां पे जो ऊपर आया है ना वो E2 वाला कंटेंट आता, नीचे सब कुछ वही रहता, पूरा क्वेश्चन वही रहता है, यहां पर सिर्फ कार वाला हो जाता, ट्रक होता तो यहां पे क्या आता आपका E3 आता। सिंपल है ना? चलो उतार लीजिए सवाल को, पिछले वाले की तरह अपन करते हैं लास्ट क्वेश्चन, फिर फोर्थ वाला क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद फिर मैं आपको कई सारे क्वेश्चन करने के लिए बोलूंगा। हाँ भाई प्यारे बच्चों, ये चौथा सवाल है आपके लिए और बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इंपॉर्टेंट है इसलिए इसके ऊपर पहले स्टार लगा लेना, दो स्टार। बेहतरीन सवाल है। क्वेश्चन क्या है, इन आंसरिंग अ क्वेश्चन इन मल्टीपल चॉइस टेस्ट either knows the answer and 1/4 is the probability that he guesses। मतलब एक मल्टीपल चॉइस पेपर होता है अपन का एमसीक्यू वाला, जितेंद्र सर लेते हैं ऐसा, तो वैसे ही पेपर है अपन का, मल्टीपल चॉइस पेपर है, और उस पेपर में अपन के पास दो ऑप्शन है कि या तो जो क्वेश्चन आया, ऑप्शन मतलब कोई क्वेश्चन आया, या तो मैं उसका तुक्का मारूंगा यानी कि गैस करूंगा, या मेरे को आंसर पता होगा, इसके अलावा कोई और चीज तो नहीं होगी। अगर मेरे को पता है तो वो मैं ऑलरेडी जानता हूं उसको, नोज द आंसर, और अगर मैं तुक्का लगाऊंगा तो मैं गैस कर रहा हूं, गैसिंग द आंसर। तो दो संभावनाएं ही होती है, ठीक है ना। इन आंसरिंग अ क्वेश्चन इन मल्टीपल चॉइस टेस्ट, मल्टीपल चॉइस टेस्ट में कोई आंसर दे रहा हूं, आइदर नोज द आंसर, मैं जानता हूंगा उसका आंसर, ठीक है, मुझे आता होगा, और 1/4 प्रोबेबिलिटी है कि मैं उसको गैस करूंगा। तो क्लास दो ही ऑप्शन होते हैं, गैस करने वाला, ठीक है ना, गैसेस द आंसर, ये मैंने माना E1 इवेंट, ठीक है, और E2 क्या माना मैंने, या E1 मान लो कि मैं नोज कर रहा हूं, इसको E2 मान लो, और E1 क्या हो जाएगा, नोज द आंसर।
दो प्रोबेबिलिटीज है कि या तो मुझको आता होगा या मैंने गेस किया होगा। अब नोज द आंसर की प्रोबेबिलिटी, सॉरी गेस द आंसर की प्रोबेबिलिटी 1/4 है। देखो 1/4 इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही गेसेस। तो इसकी प्रोबेबिलिटी यानी कि P E2 गिवन है 1/4, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? बताओ 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 बताओ। 3/4। कैसे आया? देखो या तो गैस किया होगा या जानता होगा। तो गैस किया होगा और जानता होगा, ये दो ही संभावना है, तो इन दोनों संभावनाओं का आंसर कितना होगा? 1। एक गिवन है अपन को 1/4, तो ये कितना होगा? इसको इस साइड लेके जाओ तो ये माइनस हो जाएगा। 1 - 1/4 मतलब 3/4। तो 3/4 इसका कि भैया वो अंदाजा लगाना होगा, इस चीज का आंसर है। ठीक है क्लास? चलो, तो अपन के पास दो चीजें हैं। अब आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन? अज्यूम दैट द स्टूडेंट हु गेसेस द आंसर विल बी करेक्ट विद द प्रोबेबिलिटी ऑफ 1/4। जो लड़का तुक्का लगा रहा था उसका आंसर सही हो गया, इस चीज की प्रोबेबिलिटी है 1/4। ठीक है? तो अब देखो यहां पर क्या चीज हो गई, आंसर सही हो गया। अगर मैं चाहे तो मेरे को आता होगा या मैं गैस करूंगा, दोनों ही कंडीशन में दो काम होते हैं कि या तो तुक्का सही बैठेगा या नहीं बैठेगा। तो दो चीजें हैं। तो मैं यहां पर एक इवेंट लेता हूं। बताओ यहां पर इवेंट एक क्या लू? क्वेश्चन को पढ़ो एक बार। अज्यूम दैट स्टूडेंट हु गेसेस द आंसर विल बी करेक्ट। सही होने की प्रोबेबिलिटी, आंसर विल बी करेक्ट, ये वो इवेंट है जिसके बारे में चर्चा हो रही है। ठीक है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट नोज द आंसर गिवन दैट द आंसर इज करेक्ट। अब आओ इधर, इसके नीचे देखो क्या है। ए इवेंट का होना इवन के साथ, ए इवेंट का होना इवन इवेंट के साथ, मतलब ए इवेंट का मतलब क्या है कि आंसर करेक्ट हो, इवन का मतलब क्या है वो नोज आंसर हो। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखिए। आपकी कंट्री का नाम क्या है? इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, यूएस। अगर मेरे को आता होगा आंसर तो मैं इंडिया करेक्ट करूंगा, और क्या वो सही होगा? अगर मुझको आता है तो क्या वो सही है? सही है, तभी तो मैं कह रहा हूं कि मुझको आता है ना भाई। अगर आपके पास है कि आपकी कंट्री क्या है, तो आपको अगर आता है, मुझको वो आता है, तो मैं सही तो करूंगा, और नहीं आता तो मैं तुक्का मारूंगा, वो दूसरी प्रोबेबिलिटी हो गई। तो यहां पर ये क्या कह रहा है कि इवन इवेंट का होना यानी कि नोज द आंसर, वो आंसर करेक्ट हो। अरे अगर मैं किसी चीज को जानता हूं तो वो जब भी तो मानूंगा कि वो सही 100% होगी। तो इस चीज की प्रोबेबिलिटी कितनी हुई क्लास? 1। अगर मैं क्वेश्चन का आंसर जानता हूं तो वो सही होगा। भाई जानता हूं, जाहिर सी बात है, तभी तो सही है, नहीं तो मैं तुक्का मारता। और ये इवेंट है कि सर मैंने सही कर दिया पर तुक्के के संग किया, उसकी प्रोबेबिलिटी देखिए वो 1/4। पढ़ो इसको। अज्यूम द स्टूडेंट हु गेसेस, गेसेस का मतलब कौन सा इवेंट हो रहा है? E2। द आंसर विल बी करेक्ट। तो E2 चूज करने पर आंसर करेक्ट हुआ, इसकी प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन में दे रखी है 1/4, वो मैंने यहां पे लिख दी। अब क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट नोज द आंसर। आंसर पता होना चाहिए गिवन दैट आंसर इज करेक्ट। तो ये गिवन है। नोज द आंसर का मतलब प्रोबेबिलिटी इवन, और जो गिवन होता है वो अपन नीचे लिखते हैं। ये हो गया आंसर इज करेक्ट, वो इवन इवेंट। जाहिर सी बात है, अब टोटल प्रोबेबिलिटी P, इसका इससे मल्टीप्लाई होगा, इसका मल्टीप्लाई इससे होगा, तो P E1 P A by E1 प्लस P E2 P A by E2। बताओ कितना सिंपल क्वेश्चन है। 5 नंबर का आया बोर्ड में, शर्म आनी चाहिए सवाल। P E1, ठीक है? उल्टा P E1 P A by E, ठीक है? अब ये वैल्यू कितनी है अपन की? P E1 तो अपन का 3/4 है, और ये E1 बना हो गया अपन का। ये वैल्यू कितनी है? 3/4 इंटू 1 प्लस ये है 1/4 इंटू 1/4, 3/4 1/16। इसको करके देखना, जहां तक मेरे को इसका आंसर याद है 12/13 आता है। करके देखें, ठीक है?
तो बताओ कितना सिंपल था, बस आपको कुछ चीजें ध्यान रखनी है। तो ये 22 चैप्टर के मैंने 4 क्वेश्चन करवाए और चारों क्वेश्चन से आपको मैंने बनाना सिखाया फॉर्मूला, फेवरेबल कंडीशन अपॉन टोटल कंडीशन। फेवरेबल कंडीशन को ढूंढना है जो क्वेश्चन में क्वेश्चन चाह रहा है निकालवाना, और नीचे टोटल प्रोबेबिलिटी आती है। तो उम्मीद है आपकी समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन भी एग्जाम्पल करें, क्वेश्चन करें, बायस शर्मा किताब में से फॉर्मूला देखें, यही फॉर्मूला है, आपको इवेंट के संग मिलेगा। क्वेश्चन आंसर करें, पहले एग्जाम्पल करें फिर क्वेश्चन आंसर करें। जो नहीं आए वो मेरे को प्लीज आज ही मेरे को कमेंट बॉक्स में डाल दें, ताकि मैं कल फटाफट इसकी वीडियो बना के डिस्ट्रीब्यूशन पे जाऊं। ज्यादा बड़ा कुछ भी नहीं है, ज्यादा करोगे तो बहुत विकराल रूप धारण कर लेगा। उतारें इसको और करें फटाफट, ठीक है। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। अगले लेक्चर में मिलते हैं प्रोबेबिलिटी के बायस शर्मा के न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन। तब तक के लिए बाय बाय।